तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। जो आपके 24 फरवरी को जो आपका एग्जाम है ना, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग क्या करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक कमेंट सब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 301 एएनआई का, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक हिंदी की बात करेंगे। पूर्णांक इसमें आपका 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। ये चीजें आप सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। और इस प्रश्न खंड में 2 खंड है, खंडों के सभी प्रश्नों को आपको देना आवश्यक है, सभी लोग जानते हैं। अब देखिए, प्रश्नों को डायरेक्टली हम पढ़ेंगे समय बिल्कुल गवाए हुए, और एकदम बेहतरीन तरीके से आपका रिवाइज करेंगे। और जितने प्रश्नों को इसमें हम बता रहे हैं ना, सभी प्रश्नों को रट कर जाना है, पढ़ कर जाना है, ठीक है। प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा हो जाएगा? गोदान हो जाएगा, लिख लीजिएगा। छायाओत्तर युग का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है? तो छायावादोत्तर युग का जो आरंभ माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है, वो 1938 ईस्वी से माना जाता है, लिख लीजिएगा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी जो है वह खड़ी बोली से बनी है। किससे? खड़ी बोली से बनी है। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। किसके? राष्ट्र के स्वरूप का जो रचनाकार है वो कौन है? कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। और बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके हो जाएंगे। कौन? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्र बरदाई आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्र बरदाई आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कौन है? छायावादी कवि आपके हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? आदिकाल के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? आदिकाल के रचनाकार हैं। और रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो 7 खंड आपके हो जाएंगे। इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जो आपका क्या गद्यांश देगा, देखिए। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के यह पत्र हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्यपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये सारे आपके लिए जो गद्यांश है, बहुत अच्छी तरीके से आप लिख लीजिएगा। संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में ध्यान दीजिएगा। ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निबंध कहाँ से लिया गया? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। और डॉक्टर कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। देखिए कैसे पहचानेंगे? जहां पर राष्ट्र राष्ट्र आपका बार बार आ जाए ना, जहां पर राष्ट्र राष्ट्र आपका बार बार आ जाए, देखिए राष्ट्रीयता, ठीक, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा? राष्ट्र के स्वरूप से आपका हो जाएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो भूमि का निर्माण जननी है, व्याख्या में आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण जी स्पष्ट करते हैं कि भूमि अनंत काल से दृढ़ रूप में स्थित है, जिसके स्थायित्व के बारे में विश्वास है कि इसका निर्माण देवताओं ने किया है। इस आधार पर स्तंभ भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता एवं उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहना, उसके प्रति संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव या भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना जागृत रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही सुदृढ़ होगी। वास्तव में हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की आधार वह पृथ्वी ही है। संकेत 2 में देखिए, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप धर्म आवश्यक है। तो व्याख्या करेंगे इसकी, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि आरंभ से अंत तक ज्ञान प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता एवं गरिमा को पहचानना हमारे लिए न केवल आवश्यक है, अपितु अपरिहार्य, अनिवार्य है, क्योंकि यही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, ठीक है। भूमि का निर्माण किसने किया? तो देवों ने भूमि का निर्माण किया। हमारी राष्ट्रीयता कब व कितनी बलवती होती है? तो हमारी राष्ट्रीयता जब हम भूमि में पार्थिव रूप से प्रति जागरूक होंगे, और जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी। कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है? तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, वह निर्मूल होती है। आगे देखेंगे, अथवा में देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देखेंगे इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे, ठीक है।
गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज से अवतरित है। इसके लेखक श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। आपका हो जाए। रेखांकित की व्याख्या आपको करना है, तो मैंने को बहुत सुरक्षित रखे, ध्यान दीजिएगा। लेखक प्रभाकर जी मदर टेरेसा के व्यक्तित्व से, किसके, मदर टेरेसा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहते हैं कि अनेक व्यक्तियों को अपने सुंदर एवं आकर्षक रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए देखा है, तो कुछ लोग धन संपत्ति के आधार पर आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण यश प्राप्त करते हैं, तो कुछ अपने श्रेष्ठ गुणों, उदार व्यवहार के कारण। मैंने ऐसा ही विचित्र मानव प्रेम का दृश्य देखा, जहां आज मदर टेरेसा को दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए और साथ ही श्रद्धा प्राप्त करने का सुंदर दृश्य देखा है। समर्पण और प्राप्ति का ऐसा अद्भुत समन्वय उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब मदर टेरेसा ने अधिक कष्ट पाने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की बात कही, तब उन्होंने उत्तर दिया, मैं आज उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगी जो अधिक कष्ट में होगा। एक ओर तो वह पीड़ित रोगी था जो अपने दुख व कष्ट के कारण अपने सद्भावना प्राप्त कर रहा था, और दूसरी ओर मदर टेरेसा थी जो दुखी व्यक्तियों की पीड़ा को दूर करना चाहती थी। वह अपने कर्म, विचार और स्नेह के समर्पण से अधिक दुखी और पीड़ित व्यक्तियों को प्रसन्न एवं आनंदित बनाना चाहती थी। लेखक ने आज अपनी आंखों से क्या देखा? लेखक ने आज अपनी आंखों से मानवता के आंगन में समर्पण में प्राप्ति का अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा। कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्यांश का क्या आशय है? तो उस उक्त वाक्यांश का आशय है कि जब कोई अपनी पीड़ा, अपना कष्ट किसी के सामने प्रकट करता है, तो वह उसका स्नेह, सेवा, समर्पण और त्याग का भाव सहज ही प्राप्त कर लेता है। गद्यांश में मदर टेरेसा की किस भावना को व्यक्त किया गया है? तो गद्यांश मदर टेरेसा की समर्पण, सौम्यता, दूसरों की पीड़ा और कष्ट को दूर करने की भावना को व्यक्त किया गया है। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद, यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा, जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे वीरता है, बावरे है ब्रज के सिंगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। प्रस्तुत गद्य पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसके शीर्षक कहाँ से लिया गया है? प्रेम माधुरी से लिया गया, और कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि हो जाएंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। साकेत, मार्ग प्रेम को होत यथा, व्याख्या करेंगे रेखांकित अंश में। कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि विरहणी नायिका कहती है कि प्रेम के वास्तविक और यथार्थ मार्ग को कौन साधारण समझ सकते हैं? या तो चंद्रमा जैसे प्रभु श्री कृष्ण के समान अलौकिक है। बदनाम होने की संपूर्ण कथा क्या है? तो प्रियतम को बार बार निरर्थक पुकारने से ही बदनाम होने की संपूर्ण कथा या कहानी है। कवि का हृदय भली भांति क्या जानता है? तो विरहणी नायिका के प्रेम के वियोग के कंठ का क्या उपाय है? इसके केवल कवि का हृदय ही जानता है। कौन बावले हैं और वे क्या पूछते हैं? तो इस ब्रज गांव में सभी लोग वास्तव में पागल हैं, जो मुझसे निरर्थक ही पूछते हैं कि तुम्हें क्या पीड़ा है। अथवा की बात करेंगे। निकसी कमंडल है उमंड नभ मंडल खंडित, धाई धार अपार बेग सौ वायु विहंडति, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे, निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती, जलधार धुरकारी धरा दिशि काटति कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ और कवि का नाम आपको लिखना है। तो कवियर जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ गंगावतरण से हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित गंगावतरण शीर्षक से उद्धृत है। ब्रह्मा जी ने कमंडलू से बड़े उल्लास और उद्योग के साथ उमड़कर कौन सी निकली हैं? तो ब्रह्मा जी के कमंडलू से बड़े उल्लास और उद्वेग के साथ उमड़कर गंगा की धारा निकली है। वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर हुए भयंकर शब्द से कौन भयभीत हो गए? तो वेग के साथ गंगा से आगे बढ़ने पर हुए भयंकर शब्द से तीनों लोग भयभीत हो गए। गंगा के उतरने का प्रचंड वेग कैसा था? गंगा के उतरने का प्रचंड वेग ऐसा था मानो प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों। गंगा किसके पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ी? तो गंगा राजा सागर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ी। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर हरिशंकर परसाई। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक एमए
पीएचडी एवं डीएलएड की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। हिंदी साहित्य की महान विभूति सन 1967 ईस्वी में देहावसान हो गया। कृति रचनाओं की बात करेंगे, डॉक्टर अग्रवाल के विविध प्रकार के कृति निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा आदि। शोध ग्रंथ में पाणिनिकालीन भारत, संपादित ग्रंथ में संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्षचरित्र, सांस्कृतिक अध्ययन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सब्सिडेंस 80 आपका। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्ते का करना है जगन्नाथ रत्नाकर। तो ब्रज भाषा के अंतिम कवि एवं द्विवेदी युग के साहित्यकार कवि जगन्नाथ रत्नाकर का जन्म सन 1923 ईस्वी में 1866 ईस्वी में काशी में एक अग्रवाल वैश्य परिवार में हुआ। इनके पूर्वज पंजाब के पानीपत जिले के निवासी थे। वे मुगल शासनकाल में आकर दिल्ली में रहने लगे थे। शाही दरबार में उन्होंने सम्मानित पदों पर कार्य किया था। रत्नाकर जी के पूर्वज तुलाराम दिल्ली में जाकर वाराणसी में रहने लगे। इनके पिता पुरुषोत्तम दास फारसी के विद्वान थे, फिर भी उन्हें हिंदी में भी असीम प्रेम था। इन्होंने स्कूल की शिक्षा पूर्ण कर क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1891 ईस्वी में बीए की परीक्षा तत्पश्चात एमए में प्रवेश लिया, किंतु माता के स्वर्गवास होने पर विषम परिस्थितियों के कारण शिक्षा का क्रम आगे न बढ़ सका। सन 1900 ईस्वी में रत्नाकर जी आवागढ़ राजधानी एटा के राज्य खजाने के निरीक्षण के रूप में नियुक्त हुए। 2 वर्ष पश्चात नौकरी के त्याग पत्र दे दिया। सन 1902 में ये अयोध्या के महाराज प्रताप नारायण मिश्र के निजी सचिव नियुक्त हुए। महाराज जी की मृत्यु के पश्चात इनका स्वास्थ्य गिरने लगा और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अनेक संस्थाओं में इनका संबंध रहा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। 21 जून सन 1932 ईस्वी में 66 वर्ष की आयु में आपका हरिद्वार में स्वर्गवास हो गया। रचनाओं की बात करेंगे, रचनाएं ध्यान दें। मौलिक रचनाएं गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक और लोचनादर्श, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक एवं वीराष्टक आदि हैं। संपादित रचनाओं में हम्मीरहट, तरंगिनी, कंठाभरण तथा बिहारी सत्सई आदि हैं। टीका ग्रंथ में बिहारी सत्सई पर बिहारी रत्नाकर नाम से विस्तृत टीका काशी नगरी पचाणी सभा से प्रकाशित है। संपादित पत्र में साहित्य सुधा निधि आपका हो जाएगा। पंचलाइट कहानी का सारांश, तो ये देखिए पंचलाइट आपको मैंने बता रखा है, पंचलाइट आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पंचलाइट मैंने बहुत बार करवा रखा है, ठीक है। और बहादुर कहानी भी आपको बहुत बार करवा रखी है, तो इसका सारांश आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये तो बहुत बार हम लोगों ने करवाया हुआ है, तो आपको ज़रूर कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अथवा बहादुर को भी आप लोग कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद खंड काव्य आपके अपने जिले के आधार पर, अपने जिले के आधार पर इसको कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और इसको आप कर लीजिएगा अपने जिले के आधार पर। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर देखें खंड ख की बात करेंगे, ये संस्कृत का आपका हो जाएगा। संस्कृत में देखिए धन्यो अयम भारत देश यत्र समूल सती जनमानस पावनी भव्य भावोद्भिनी शब्द संदोह प्रविशिनी शुभारती विद्य मानेषु निखिलेष्वपि वांगेषु अस्या वांग्यम सर्वश्रेष्ठम सुसपन्नम च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टदश पुराणी, मतलब 18 पुराण, 79 च महाकाव्य नाट्यदीनी अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। एवमेव भाषा सर्वशर्मायां भाषणाम जनती थी। अय आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए कहाँ से लिया गया है, संस्कृत दिनदर्शिका से लिया गया है और संस्कृत भाषा महत्तम शीर्षक से उद्धृत है। इसमें संस्कृत भाषा के प्राचीन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट किया गया है, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। क्या करा, धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, अक्षय भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी शोभायमान है, समस्त साहित्यों में विद्यमान। इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी भाषा में हमारे रामायण
महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा, वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव, इसी विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने इस ठीक ही लिखा है, संस्कृत को महर्षियों की ने देववाणी कहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, श्लोक हो जाएगा। न मे रोचते भद्रम व उलूकस्या विभेचकम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है, संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। भाई, तुम्हारे यानी तुम्हारे द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है, इस अक्रोधित का मुख देखो, क्रोध में कैसा होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। संस्कृत में क्या हो जाएगा, संस्कृत संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि का आसीत, तो संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि महर्षि वाल्मीकि आसीत। ठीक है। भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा च अस्ति, तो भाषाओं में सबसे प्राचीन श्रेष्ठा च भाषा संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। क सर्वज्ञ भवति आत्मनः दर्शने नरः सर्वज्ञ भवति। दिलीपः किमर्थं बलिं गृहीत, तो दिलीपः प्रजाना मेव भूर्त्यं बलि गृहीत। श्रृंगार रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण आपको देना है। तो किसी काव्य कविता को पढ़कर आश्रय के मन में अस्थायी भावरति के जागृत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या होता है, किसी काव्य या कविता में नायक नायिका के संयोग दशायुक्त रति नामक अस्थायी भाव के जागृत होने पर विभाव, अनुभाव आदि का काव्यगत अंगों के संयोग से संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण तौर पर जैसे कर मुंदरी की अरसी प्रतिबिंबित व्योपाय, पीठ दिखे दिए निधरक लखय, इकटक दिखी दिठी लगाए। वियोग श्रृंगार की बात करेंगे, किसी काव्य या कविता को क्या कर पढ़कर या सुनकर आश्रय के मन में नायक नायिका के वियोग संबंधी विप्रलभ रति नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, तो विभाव, अनुभाव आदि के संयोग से वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। हौ ही बोरी बिरह बस कै बोरो सब गाँव, कहाँ जानिए कहत है ससिही सीतकर नाव। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण की बात करेंगे। यमक शब्द का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। जब काव्य पद या कविता में एक शब्द दो बार भिन्न भिन्न अर्थ के लिए प्रयोग होता है, अर्थात एक शब्द को दो बार अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो काव्य में वहाँ यमक अलंकार, जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय जग या पाए बौराय। चौपाई छंद की परिभाषा के उदाहरण से बात करेंगे। चौपाई में क्या होता है, काव्य के जिस छंद में चारों चरणों में क्या होती है, समान रूप से यानी 16-16 मात्राएं होती है, प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होती है, वह सममात्रिक चौपाई छंद कला। जैसे शिशु सब राम प्रेम बसने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाए, सहित स्नेह जाहि दो भाई। ठीक है। तो देखिए, अब आपको भ्रष्टाचार पर मैंने आपको निबंध लिखवा दिया है, तो ये भ्रष्टाचार पर निबंध भी आपको करना होगा अच्छी तरीके से। तो भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार आज के समय में भ्रष्टाचार हो गया, मेरा प्रिय खेल हो गया, शिक्षा का महत्व हो गया, सादा जीवन उच्च विचार हो गया। कोई एक आपको देगा, आपको बस ये करना होगा। मतलब भ्रष्टाचार आज के समय में एक वैश्विक समस्या बन चुका है। यह न केवल विकासशील देशों बल्कि विकसित देशों में भी एक गंभीर चुनौती है। भ्रष्टाचार का अर्थ किसी भी प्रकार की अनैतिक या अवैध गतिविधि को व्यक्तिगत लाभ के लिए की जाती है। यह समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। भ्रष्टाचार के कारण लालच और स्वार्थ, भ्रष्टाचार का मुख्य कारण लालच और स्वार्थ है। व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा लेता है। कानून व्यवस्था का कमजोर होना
भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जब दोषियों को सजा नहीं मिलती तो लोगों ने भ्रष्टाचार करने का साहस बरताया। शिक्षा का अभाव भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। शिक्षित व्यक्ति समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जबकि अशिक्षित व्यक्ति अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करेंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप भी भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारी और कर्मचारी अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। नौकरशाही की जटिलता और लाल फीताशाही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। लोगों को काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार निवारण उपाय की बात करें, कानूनी का सख्ती से पालन। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों में डर पैदा हो। शिक्षा का प्रसार की बात करेंगे। शिक्षा का प्रसार करके लोगों ने को नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षित समाज की भ्रष्टाचार को रोक सकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। सभी कार्यों की जानकारी सार्वजनिक होना चाहिए। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कार्यों को डिजिटल बनाने से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इससे लोगों को सीधे सेवाएं मिल सकती हैं और रिश्वत भी की संभावना कम हो जाती है। सामाजिक जागरूकता। समाज में जागरूकता फैलाने से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। ठीक है। नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना चाहिए। यह छात्रों को नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएगी। निष्कर्ष। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो समाज और देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसके कारणों को समझकर और उचित निवारण के उपाय अपनाकर ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़े और एक नैतिक और पारदर्शी समाज का निर्माण करें। केवल तभी हम एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। नायका का संधि विच्छेद नए धन अकह आपका हो जाएगा। हरेव का संधि विच्छेद हरे धन अव आपका हो जाएगा। दोग्ध प्लस धा का संधि पद क्या हो जाएगा, दोग्धा आपका हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ में समास तत्पुरुष आपका हो जाएगा और गौशाला में समास तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुरानन में बहुव्रीहि समास और आपका किसी विद्यालय प्रबंधक अथवा विद्यालय निरीक्षक के नाम हिंदी विषय में प्रवक्ता पद हेतु पत्र लिखिए। तो आपको लिखना है सेवा में श्रीमान। आपको किसके लिए लिखना है, मतलब हिंदी विषय के प्रवक्ता के लिए, मतलब आपको हिंदी विषय का टीचर बनना है उस विद्यालय में। ठीक है। चलिए, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, DAV इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। विषय हिंदी विषय में प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि दिनांक 5 मई 2020 के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित विज्ञापन द्वारा ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में एक प्रवक्ता पद हिंदी विषय में रिक्त है। इस पद हेतु मैं अपना आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। मेरा परिचय और शैक्षिक विवरण निम्नलिखित है। तो आपका नाम, परिचय, माता का नाम, पिता का नाम, तिथि, मकान नंबर सब आपको डाल देना। प्रत्यय आधारित वैकल्पिक प्रश्न। प्रीतम, प्रीतम शब्द में प्रत्यय, तख्त प्रत्यय आपको हो जाएगा। भवितव्य में आपका प्रत्यय तबियत प्रत्यय आपका हो जाएगा। पठिता शब्द में प्रत्यय अनियर प्रत्यय हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, पादेन खंज अस्थि में विभिया तृतीया विभक्ति और नियम यूनांग विकार है आपका हो जाएगा। रामा परितः चित्राणी में क्या हो जाएगा, विभक्ति द्वितीया हो जाएगी परितः में और नियम अभितः परितः समया निकषा द्वितीया आपका हो जाएगा। देवभ्या में स्वाहा में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नियम नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा में चतुर्थी आपका हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।